हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एससीवी के क्वेश्चन डिस्कस करना। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव 1 आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाई अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन प्रेजेंट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, फ्रिक्शन अपने अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है, जितनी जरूरत होती है उतना। ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, इट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया है। इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड, ये कौन सा एंगल होता था? दिस वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लेट मी यूज टू कलर्स। तो कह रहे हैं कि ये एफ आर है, ये नॉर्मल है, और इसका रिजल्टेंट ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। गलत बन गया ये। रफ हैंड से बना देता हूँ मैं। दिस इज सी, ठीक है। दिस इज एफ आर वन, दिस इज एन वन। अब ये कह रहे हैं कि इस एंगल जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको हमने घटा दिया। कांस्टेंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए इस एंगल को हमें घटा देना है, मतलब इसको रोटेट करना है। तो अब अगर आप इसे रोटेट करेंगे इसी मैग्नीट्यूड का, तो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। पहले तो आपको ऑब्जेक्टिवली ऐसे ही पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बी हो गया। लेकिन एक बार आप बना के संतुष्ट हो जाइए इसे। सपोज करो ये हो गया कुछ एंगल अब नया, ठीक है। तो इसका एन का प्रोजेक्शन यहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा N2 प्राइम यहाँ तक, और सिमिलरली ये वाला पार्ट आ जाएगा FR2। सो क्लियरली FR2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ FR2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ FR1, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ C1 आपको दिया है इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ C2 के, ठीक है। ये θ1 था, दिस इज θ2। सो θ2 कम होगा तो FR आपका कम हो जाएगा। ऑब्वियसली एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब कम होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, नॉर्मल बढ़ जाता है, ठीक है, फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ C, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि वाइल वॉकिंग ऑन आइस, बर्फ पे चल रहे हैं आप, जहाँ पे बर्फ पे चलने का मतलब है फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है। फ्रिक्शन इज वेरी लेस, ठीक है। वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, ठीक है। आप देखोगे जहाँ स्लिपरी होता है बहुत छोटे छोटे कदम चल के रख के चलते हो। क्यों ऐसा करते हो? दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर। याद करिए मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आप चलते कैसे हैं। ये कुछ आपका फुट से ग्राउंड को आप पीछे और नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्राउंड को। और ग्राउंड इन टर्न आपको पुश करता है आगे और ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल हो जाता है, ये फ्रिक्शन हो जाता है, और ये कांटेक्ट फोर्स लगता है। तो जब जितना बड़ा कदम आप रखोगे, जितना लंबे कदम रखोगे, उतना ज़्यादा ये पीछे वाला फोर्स ज़्यादा होगा आपके पुश करने का, और उतना ज़्यादा स्लिपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बिगर द स्टेप, बिगर द स्टेप, जितना ज़्यादा स्टेप बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जिससे आप पुश कर रहे हो ग्राउंड को, वो ज़्यादा हो जाएगा।
बिगर द स्टेप, तो उससे स्लिप करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। बिगर द स्टेप, बिगर विल, और क्योंकि आप आइस पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन बहुत लिमिटेड है, तो हो सकता है कि उतना फ्रिक्शन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड ना कर पाए। बिगर द स्टेप, मोर विल बी द बैकवर्ड पुश ऑन ग्राउंड, सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मे नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, उतने अमाउंट में फ्रिक्शन आपको हो सकता है ना मिल पाए। फ्रिक्शन मे नॉट बी अवेलेबल, ठीक है, मे लीड टू स्लिप। तो आपको छोटे कदम रखने हैं जिससे कि ये पीछे वाला फोर्स कम हो, जिसकी वजह से कम फ्रिक्शन से ही आपका काम चल जाए। तो इसका आंसर होगा दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर लार्जर फ्रिक्शन। गलत, ये भी गलत। स्मॉलर फ्रिक्शन, ठीक है, आपको स्मॉलर फ्रिक्शन चाहिए क्योंकि स्मॉलर फ्रिक्शन ही आपका ये स्मॉलर बैकवर्ड पुश बैलेंस कर रहा है। ठीक है, जिस फोर्स से आप ग्राउंड को पीछे ढकेल लो उसी फोर्स से ग्राउंड आपको आगे ढकेल रहा है, फ्रिक्शन। तो जब आप छोटे कदम रखोगे तो आपका पीछे वाला फोर्स कम होगा और उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड सब प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने ये ज़्यादा कर दिया, ठीक है, बड़े स्टेप रख के, तो उतना फ्रिक्शन ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और आपका पैर पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर स्मॉलर फ्रिक्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसमें म्यू दिया है। अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी, ठीक है, ये म्यू दिया हुआ है। ट्राइंग टू पुल द बॉडी अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस पे एफ फोर्स लगा रहा है, सॉरी एफ नहीं है, एफ कुछ और, ठीक है, लेट से टी का फोर्स लगा रहा है, बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, ये रेस्ट पे ही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द फोर्स बाई सरफेस ऑन ए, इस सरफेस पे जो से फोर्स लग रहा है, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स आपका एफ है। तो आपका कांटेक्ट फोर्स कुछ यूं लग रहा होगा इस पे, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये आपका नॉर्मल होगा, ये आपका एफ आर होगा। तो ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या है, एफ इज कांटेक्ट फोर्स बाय ग्राउंड ऑन ए क्या है आपका, ब्लॉक। ठीक है, अब फ्रिक्शन आपका स्टैटिक होगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। नॉर्मल आपका एन की वैल्यू एम जी होगी, एफ आर की वैल्यू लेस देन आपकी म्यू एम जी होगी। ठीक है, तो एफ का वैल्यू आपका लेस देन हो जाएगा, इसका मैक्सिमम ले लो, उसके इससे लेस होगा, एम जी का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी का स्क्वायर। ठीक है, ये एफ का मैग्नीट्यूड इससे कम होगा क्योंकि एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी है। तो इसी में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ये आई गेस आता है एफ इज लेस देन एम जी, और एम जी से तो बड़ा ही होगा एफ, एफ सिर्फ नॉर्मल से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर अ टाइम t1, ठीक है, देन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट टाइम t2 एंड फाइनली विद अ कांस्टेंट डिसेलरेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम t3। तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ये डेल्टा t1 है, ये डेल्टा t2 है, ये डेल्टा t3 है। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है और यहाँ पर डिसेलरेशन है। ठीक है, अ 500 न्यूटन मैन सिटिंग ऑन द स्कूटर, पर्सन का वेट दे दिया है 500 न्यूटन। ठीक है, वेट ऑफ मैन कितना है, 500 न्यूटन। ये स्कूटर पे बैठा है, मैनेजेस टू स्टे एट रेस्ट,
अच्छा देखो, अगर स्कूटर आपका, सपोज करो ये स्कूटर है आपकी, ठीक है, स्कूटर है आपकी और इस पे मैन बैठा हुआ है। अगर ये किसी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, फिर कह रहा है कि स्कूटर मैनेजेस टू स्टे स्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, स्कूटर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है हमेशा, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटर। इसका मतलब स्कूटर पे स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फ्रिक्शन फोर्स, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये भी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, स्कूटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से स्कूटर चल रहा है वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा। ये आपका ऑब्जर्वर हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको कौन सी फोर्स आगे ले जा सकती है, इसको कौन सी फोर्स ले जा सकती है, ऑब्वियसली इनके इनके बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, मैन पे फ्रिक्शन। कब, जब ये आगे एक्सिलरेट कर रहा है। तो पहले वाले t1 टाइम में, डेल्टा t1 टाइम में जब स्कूटर आगे एक्सिलरेट कर रहा है तो मैन भी आगे एक्सिलरेट करेगा सेम एक्सिलरेशन से, तो उस टाइम तक स्कूटर मैन पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। फ्रिक्शन बाई स्कूटर ऑन मैन ड्यूरिंग डेल्टा t1 इज फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन ऊपर नीचे आगे लगाएगा और एक नॉर्मल भी तो लगा रहा होगा, ठीक है, जो उसके वेट के बराबर होगा। तो दो फोर्सेस आएंगी, एक फ्रिक्शन आएगा जिसकी वैल्यू होगी m टाइम्स a, और एक नॉर्मल होगी जिसकी वैल्यू होगी mg के बराबर, ठीक है। तो 500 न्यूटन से तो बड़ा आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका c, इसको बोलिए c कॉन्टैक्ट फोर्स। तो c आपका इज ग्रेटर देन n आ जाएगा, या c ग्रेटर देन 500 mg आ जाएगा। क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है। 500 न्यूटन आपका वेट है तो उससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि एक फ्रिक्शन कंपोनेंट भी है। तो पहले डेल्टा t1 टाइम तक आपका फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो 500 न्यूटन से ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, गलत है। लेस देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, ये भी गलत है। मोर देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, ये भी गलत होगा। अब देखते हैं सही क्या है। पहले पार्ट में एक्सिलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इनका रिजल्टेंट 500 से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे पार्ट में कोई एक्सिलरेशन नहीं है तो फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। एफ आर इज ग्रेटर देन ज़ीरो आगे की तरफ, इसमें एफ आर की वैल्यू ज़ीरो, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बचेगा। तो डेल्टा T2 टाइम में आप कहेंगे कि कांटेक्ट फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T1 एंड 500 न्यूटन फॉर डेल्टा T2। अब डेल्टा T3 की बात करते हैं। डेल्टा T3 में डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ चाहिए तो फ्रिक्शन भी इस पे पीछे की तरफ लगेगा, तो मतलब इसमें भी फ्रिक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन पीछे की डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन आपका कुछ यूं बन जाएगा, एफ आर, और ये आपका नॉर्मल, देन ये आपका सी हो जाएगा। तो इसमें भी सी 500 से बड़ा आएगा क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो अगर स्कूटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है बंदा, तो जिस एक्सेलरेशन से स्कूटर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से बंदा भी जा रहा है। बंदा को एक्सेलरेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स हो सकता है, स्कूटर और मैन के बीच लगने वाला फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही उसे आगे ले जाएगा तब जब एक्सेलरेट कर रहा होगा स्कूटर, फ्रिक्शन उसे पीछे का एक्सेलरेशन देगा जब एक्सेलरेशन स्कूटर का पीछे की तरफ है, मतलब डिसेलरेट कर रहा है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर इतना, द वॉल इज स्मूथ बट द सर्फेसेज ऑफ ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट आर रफ। ये स्मूथ है और ये रफ है। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम कह रहा है आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो बोल रहा है ए और बी के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। अच्छा, सबसे पहले बी को ले लेते हैं। बी पे इधर लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है, इसका वेट लग रहा है mg,
अब अगर B को इक्विलिब्रियम में रहना है तो A को B पे फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर, ठीक है, ये लगेगा Fr। इसी के फलस्वरूप A पे फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे, ठीक है। A पे अगर फ्रिक्शन लगेगा नीचे, इसका वेट भी नीचे है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? नहीं रह सकता। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 है सेंट में, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, क्योंकि एक अगर ए बी पे ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा तो बी ए पे नीचे लगा देगा। अगर उल्टा होता, बी ए पे ऊपर लगाता तो ए बी पे नीचे लगा देता, फिर बी गिर जाता आपका। तो ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए पे नेट फोर्स नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये स्लिप कर जाएगा नीचे, ठीक है। दोनों सरफेस रफ होंगे तब हो सकता है, वो हम आगे वाले केस में देख लेते हैं। सपोज ऑल द सर्फेसेज इन प्रीवियस प्रॉब्लम आर रफ। हाँ, अब हो सकता है, अब आप देखो, ठीक है, यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि A को पिछले बार की तरह, A पे नीचे mg लग रहा है, तो ये इस पे ऊपर लगा देगा Fr1, ठीक है, ये इस पे नीचे लगा देगा Fr1। अब A का तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। अब जब B आएगा, A भी मैंने नोमेनक्लेचर सही लिया ना, नहीं गलत उल्टा ले लिया है। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो B का तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा Fr1, B के लिए Fr1 की वैल्यू mg हो जाएगी, ठीक है। अब जब A की बारी आएगी तो A पे Fr1 नीचे, A पे mg नीचे, तो वॉल को इस पे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा Fr2, ठीक है, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो A के लिए जब आप लिखेंगे तो Fr2 की वैल्यू होगी mg प्लस Fr1, और इस तरह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, इज अपवर्ड, ठीक है। B पे पूछ रहा है, B पे किधर लग रहा है, B पे ऊपर लग रहा है। ये कह रहे हैं 2 कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। सिमिलर टायर्स का मतलब सेम मटेरियल है। इफ दे आर मूविंग एट सेम इनिशियल स्पीड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो, जब सिमिलर टायर्स लिखा है, इसका मतलब म्यू सेम होगा, म्यू इज सेम फॉर बोथ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टायर हैं, इसका मतलब सेम मटेरियल है, ऑन ज्योमेट्री सेम है, एवरीथिंग सेम, तो उनका म्यू सेम हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2। अगर म्यू सेम होता है तो डेसिलरेशन क्या होता है, इक्वल टू म्यू जी, तो μ1g इज इक्वल टू μ2g हो जाएगा। तो दोनों का जब रिटार्डेशन सेम होगा तो दोनों सेम स्पीड से रुकेंगे, ठीक है, मतलब सेम डिसेलरेशन है तो सेम टाइम में दोनों रुकेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करके रुकेंगे। काइनेमेटिक से आप कर सकते हो, दोनों का नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम है। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली दोनों पे बराबर होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, ठीक है। आठवां देखते हैं, इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि आप बहुत ज़्यादा तेज ब्रेक मारोगे तो कार क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, तो ये गलत है। अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। 9th में कह रहे हैं, अ ब्लॉक ए केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। ये ब्लॉक ए रखा है, जब ये इंक्लिनेशन 30 होता है तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो जाता है, मतलब μ1 इसको अगर हम बोलें इज क्या होता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, μ1 की वैल्यू होती थी tan 30, यही होगा शायद इसका, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि जिस एंगल पे स्लाइड करने लगता है उसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज,
ठीक है। और बी के लिए कह रहा है द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाई अनदर ब्लॉक बी एंड इट इज फाउंड दैट इट बिगिंस टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। बी के लिए सेम चीज 40 डिग्री पे हो रही है, 40 डिग्री, तो μ2 हो जाएगा tan 40। अब इनके मासेस में रिलेशन कह रहा है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा भाई, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, ऑल थ्री आर पॉसिबल। एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स ऑन म्यू इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। म्यू पे डिपेंड करता है सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज, तो मास के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि बॉय ऑफ मास m इज अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड अ बॉक्स ऑफ मास m डैश। तो कुछ यूं टाइप का इसका सिचुएशन बनेगा, इसका मास m डैश है, ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, बॉय का मास m है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू, यहाँ पर म्यू दिया है, एंड बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज म्यू प्राइम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। देखो इस पे ये फोर्स लगाएगा इधर F, ठीक है। अगर ये इस पे इधर F फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे इधर F फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इधर F फोर्स लगाएगा इस पे, ठीक है। तो इसको स्लाइड करना है और बॉय खड़ा होना चाहिए, बॉय को पी स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस m मास की FBD बना लें, ठीक है, F और ये म्यू प्राइम है, ठीक है। तो बॉक्स कब स्लाइड होगा, बॉक्स विल स्लाइड इफ F इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो सकता है, ठीक है, यही होगा, तब ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि बॉय शुड नॉट स्लाइड, बॉय शुड नॉट स्लिप, तो बॉय की अगर आप FBD बनाएं तो इस पे इधर F लग रहा होगा, ठीक है। और ग्राउंड इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड को ऐसे पुश कर रहा होगा कुछ, तो ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगाएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो बॉय को स्लिप करने के लिए बॉय शुड नॉट स्लिप, इसका मतलब है फ्रिक्शन आपका ग्रेटर देन होना चाहिए F, तभी तो बॉय स्लिप नहीं करेगा, राइट, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। या F शुड बी ग्रेटर देन, इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि F फोर्स जो है दैट शुड बी लेस देन FR मैक्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए आपका F, और FR मैक्स कितना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा FR तो एक लिमिट तक ही ले सकता है, म्यू mg तक ही, तो म्यू mg से ज़्यादा अगर इस पर फोर्स लगने लगेगा तो ये ब्लॉक बॉय पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि F फोर्स इसे पीछे ढकेल देगा, ठीक है। तो F आपका शुड बी लेस देन इक्वल टू FR मैक्स कितना होगा, म्यू mg। तो अब देखो आप F को चाहिए म्यू डैश एम डैश जी से बड़ा और F को चाहिए म्यू mg से छोटा, तो कंडीशन बन जाएगी आपकी म्यू डैश एम डैश जी शुड बी लेस देन म्यू mg, जी से जी कैंसिल, तो म्यू डैश एम डैश आपका आना चाहिए लेस देन म्यू एम। तो ये किस केस में फेल हो रहा है, सर्टेनली नॉट पॉसिबल, किस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, कब, जब म्यू डैश आपका म्यू से बड़ा हो जाएगा, म्यू डैश आपका म्यू से बड़ा हो जाएगा और एम आपका एम डैश, ठीक है। ये अगर कंडीशन आ रही है फर्स्ट वाली, देखो अगर म्यू बड़ा है म्यू डैश से
सॉरी म्यू छोटा है म्यू डैश से और एम छोटा है एम डैश से, तो ये इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आपको ये फुलफिल करनी है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली कंडीशन आपकी नहीं होनी चाहिए, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव 2 पे। कह रहे हैं कि लेट एफ एन एंड एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिजल्टेंट मतलब नॉर्मल हो गया ये, एंड एफ हो गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सर्टेड बाय वन सरफेस ऑन अनदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ग्राफ आप जानते ही हो इसका। ठीक है, लेट एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आपका एफ हो गया, ठीक है। एफ एन आपका ये हो गया, सॉरी दिस इज एफ एन नॉर्मल और दिस इज एफ फ्रिक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड दिया है तो मैं वेक्टर हटा दे रहा हूँ। फिर कह रहे हैं इफ नन ऑफ दीज इज जीरो, मतलब कोई भी जीरो नहीं है आपका, एफ एन ग्रेटर देन जीरो है, एफ ग्रेटर देन जीरो है, एफ ग्रेटर देन जीरो, सब नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है नन ऑफ दीज इज जीरो, तो पहला कह रहा है एफ इज ग्रेटर देन एफ एन, ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि एफ तो रिजल्टेंट होता है एफ एन और एफ का, तो एफ का मैग्नीट्यूड हमेशा एफ एन से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एफ फ्रिक्शन से बड़ा है, ये भी ट्रू होगा, इन दोनों को रिजल्टेंट के बराबर है तो एक इंडिविजुअल से हमेशा बड़ा होगा। तीसरा कह रहा है कि एफ एन इज ग्रेटर देन एफ, इनके बीच में आप कोई रिलेशन नहीं कह सकते, तो ये नॉन करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि अब ये आप जानते हो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके माइनस और प्लस के बीच में लाई करता है, तो ये वाला भी वेक्टर में आप पढ़े हो, एफ एन माइनस एफ से लेके एफ एन प्लस एफ, ठीक है। तो एफ मिन हो जाएगा आपका एफ एन माइनस एफ, ये होगा नहीं, ये दोनों तब होगा जब दोनों वेक्टर 180 डिग्री अपार्ट होंगे, ठीक है। इसलिए इसको लिखना यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, इस केस में वेक्टर्स के लिए ट्रू होता है ये, बट ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि एफ आपका लेस देन एफ एन प्लस एफ होगा, ठीक है, और एफ एन माइनस एफ से बड़ा होगा। ये वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस हो जाता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो ए बी एंड डी इज द आंसर। Contact force exerted by a body A on another body B is equal to the normal force between the bodies, ठीक है। ओके, कह रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर है, C आपका हो गया है नॉर्मल के बराबर, इसका मतलब एफ आर की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जीरो लग रहा है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडीज, इसका यही मतलब हुआ अगर कॉन्टैक्ट रिजल्टेंट आपका नॉर्मल के बराबर है मतलब फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, फ्रिक्शन मस्ट बी फ्रिक्शन लेस। नहीं, जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो सकता है तब भी फ्रिक्शन जीरो लग रहा होगा, ठीक है, अगर बॉडी सिंपली रेस्ट पर रखी हुई है, कोई मोशन की टेंडेंसी नहीं है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज जीरो, ये सही है। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल्स दैट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी गलत है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। द बॉडीज मे बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि फ्रिक्शन जीरो लग रहा है, तो बी एंड डी इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका पहले तो ग्राफ ही बना लीजिए आप, हमेशा आपको ये रटा होना चाहिए वाला ग्राफ। ये हमारा एफ आर होता था और इधर एफ होता था, और इसका ग्राफ कैसे बनता था, पहले एक स्ट्रेट लाइन जाती थी 45 डिग्री की, फिर यहाँ पे हल्का सा नीचे आता था,
और फिर कांस्टेंट हो जाता था। सो ये वाला पार्ट होता था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ये होता था स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो गलत है, मोस्टली ये कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आपको पता है म्यू एस हमेशा बड़ा होता है म्यू के से। ठीक है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक, फिर कह रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली इस ग्राफ से देख सकते हैं आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू के, म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू एस एन आपका बड़ा होता है म्यू के एन से, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी हमेशा सही होगा। ठीक है, कभी नहीं कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनफैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा स्टैटिक या तो इस पॉइंट पे बराबर होगा, बाकी सब जगह के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बी सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर, चलिए बना लेते हैं इसे भी। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, चलो F मैंने लगा दिया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड, ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट यही बनाया है। ये आपका FR को यहाँ पर F बोल रहे हैं लोग, तो हम लोग भी F ही लेते हैं, और ये आपका कैपिटल F हो गया। अब कह रहे हैं कि इनके बीच का ग्राफ, ये एंगल 45 डिग्री होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर आप फिर से सेम लग सकते हो, दिस इज काइनेटिक, दिस इज लिमिटिंग, और ये वाला पार्ट स्टैटिक। ठीक है, तो कह रहा था ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री, गलत। ये है पूरा ग्राफ, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस, ये भी गलत है। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ, ठीक है, एंड देन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस फॉर अ लार्ज एफ। ठीक है, इस पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन है, इस पार्ट के लिए स्ट्रेट पैरेलल टू एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देयर इज अ स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ, ये भी ठीक है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक सडन ड्रॉप हो रहा है, इसी को किंक बोल रहा है। ठीक है, तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर अ व्हीकल गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, नेग्लेक्ट एनी फोर्स बाय एयर, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड, इसको क्रॉस कर दीजिए। हम लोग इसको रोटेशनल में समझेंगे, अभी आपको मैं नहीं समझाऊंगा इसे, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए। तो ये था ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइजेस से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, ओके, बाय बाय।